नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम वापस से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टेक का दूसरा सेकंड पेपर। इसमें हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि कहने के लिए बहुत सरल टॉपिक है, बच्चों को लगता है कि ईजिली हम इसको कर देंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं और हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। इस टॉपिक का जो मेन मोटो है, मान लो इस टॉपिक को करने के लिए क्या आना चाहिए हमको। इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहले टेंस का अच्छा नॉलेज हो। टेंस होंगे तभी तो हम इसको बना पाएंगे। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन पता होना चाहिए। तीसरा, हम जो नोट लगाते हैं उसको मिला के लिखा जाता है, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। जैसे इज नोट का इजंट और आर नोट का अरंट, है ना, और आई एम का अरंट होता है, अरंट आई होता है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम और काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी आएंगे आज, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। यहाँ से मैंने पहले भी बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन टेक के। बच्चों को मतलब डेफिनेटली ऐसा लगता है कि सर हम कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कभी अगर जैसे इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन आ गए या कहीं क्लॉज से आ गया तो आप कैसे करोगे। तो वही उसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें अपना डिटर्मिनर्स रहेगा, मॉडल्स रहेगा, प्रपोजिशंस हैं, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ऑथेंटिक रहेंगे। ये मान के चलिए ये सेकेंड जो वीडियो है क्वेश्चन टैग का, इसमें हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर में ये पूछे गए हैं। देखिए, लेट्स प्लान अ पिकनिक। ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन लेट्स से होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं शैल वी। लेट्स का क्या होगा? शैल वी। अगर आप बोलते हैं ओपन द डोर का क्या बनेगा? वांट यू। लेट्स का कभी भी नेगेटिव नहीं बनता। अगर ऐसा होता लेट मी गो देयर तो इसका बनेगा विल यू। लेट मी गो देयर का बनेगा विल यू। तो देखिए, लेट्स प्लान अ पिकनिक, तो इसका आंसर होगा शैल्ट आई, शैल वी, वांट वी, डोंट वी। इसका आंसर है लेट्स प्लान अ पिकनिक का वी। इसका आंसर होगा वी। चलिए देखिए, आंसर होगा इसका वी, शैल वी। लेट्स प्लान अ पिकनिक, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो एडवाइस बताता है, चलो पिकनिक पर चलते हैं या पिकनिक के लिए चलते हैं, तो उसका होगा शैल वी। ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता लेट मी गो देयर तो इसका बनेगा विल यू, लेट मी का, है ना। ये इसके पहले वाला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ऑफन कम होम लेट फ्रॉम ऑफिस। ऑफन जो है वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अक्सर, मतलब यूजुअल, रेगुलर, इस सेंस में हमने इसको यूज करते हैं। आई ऑफन कम होम लेट फ्रॉम ऑफिस। तो ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्वेश्चन टैग, मतलब टैग लगा हुआ है उसमें, किस चीज़ का? क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का मतलब कैसे बनाते हैं हम लोग? जैसे राम इज या मनीष इज गोइंग टू मार्केट। अब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दूंगा और सब्जेक्ट को उसके बाद रखूँगा। सेम इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि इसका जो नेगेटिव बनेगा कम का, देखिए V1 का जो नेगेटिव होता है वो होता है डू नॉट, तो डू नॉट आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन टैग में उसको कैसे लिखते हैं? डोंट से। तो इसका आंसर होगा डोंट आई। क्या होगा? डोंट आई। ठीक है, इसका बी आंसर है डोंट आई। और अगर ये B5 होता जिसमें S लग रहा होता तो इसका लिखते हम डज नॉट या डजंट। क्वेश्चन टैग में डजंट, वैसे डज नॉट। और अगर ये B2 होता तो लिखते हम लोग डिड नॉट, डिड नॉट। डिड नॉट को कैसे लिखेंगे क्वेश्चन टैग में? डिडंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैड विजिटेड माई मदर इन हॉस्पिटल एवरी डे। आई हैड विजिटेड माई मदर इन हॉस्पिटल एवरी डे। देखिए, अगर मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता तो हेड आई हो जाता, हेड को आगे रख देता मैं आई को। बट चूंकि क्वेश्चन टैग में एक सबसे महत्वपूर्ण रूल है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जाता है।
तो कोई इशू नहीं है। हम इसका हेड आई देख लेते हैं, उसमें नॉट वाला कौन सा दिया है, तो हेड एंड टाई ये आंसर होगा। क्वेश्चन टैग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमें सब्जेक्ट की और वर्ब की जानकारी हो, है ना। इसमें एक वर्ड यूज किया है मैंने, शॉर्ट क्लोज। शॉर्ट क्लोज क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को हम लोग क्लॉज कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब को क्लॉज कहते हैं। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे रख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। टैग मतलब टैग लाइन है इसकी कि क्वेश्चन करना ही है। मतलब मैं एक डेफिनेशन और दे सकता हूं कि किसी सेंटेंस के अंत में पूछे जाने वाला एक छोटा सा प्रश्न, जो उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। तो हेड एंड आई इसका आंसर होगा सी। तीसरे का क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन देखिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब बढ़ते हुए बच्चे। ये ग्रोइंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, बच्चों का टाइप बता रहा है चिल्ड्रन। ये ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है, नीड में एस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ विटामिन्स। तो देखिए इसका अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो नीड जो है B1 है, B1 का नेगेटिव होता है डोंट, और चिल्ड्रन जो है उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे। तो डोंट दे, तो डोंट दे कहाँ दिया हुआ है, डी वाले में, ये आंसर होगा डी। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ विटामिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। 5th देखिए, यू रिमेंबर मी, यू रिमेंबर मी, यू रिमेंबर मी, दिस इज कॉल्ड V1। ये होती है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखे समझ लीजिए हमें चाहिए डोंट, और वर्ब की 5th फॉर्म देखिए समझ लीजिए डजंट, और सेकेंड फॉर्म देखिए डिडंट, और जो भी सब्जेक्ट हो तो इसका आएगा डोंट यू, डोंट यू। देखिए डू यू होगा नहीं, आर यू होगा नहीं, अरंट यू नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं इधर उधर का कोई भी क्वेश्चंस आपको या कोई भी फालतू बात नहीं करता हूं, ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो टाइम को टारगेट करते हुए हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघु's पेरेंट्स, एपिस्टॉप से जुड़ा हुआ है रघु के पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि दो शब्द एपिस्टॉप एस से जुड़े हों तो एपिस्टॉप एस के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, ना कि पहले वाला। और यदि दो शब्द ऑफ से जुड़े हों तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ना कि बाद वाला, क्योंकि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा और ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एक और कॉन्सेप्ट है, एपिस्टॉप एस का प्रयोग अपन लिविंग के लिए करते हैं और ऑफ का दो नॉन लिविंग नाउन के लिए करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है रघु's पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट है, तो इसका अगर प्रोनाउन यूज करोगे तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता दोनों। अगर पेरेंट होता तो दोनों में से कोई एक होता, तो दोनों है तो दे आएगा प्रोनाउन। रघु's पेरेंट्स हेट, हेट का मतलब नफरत करना, तो दिस इज कॉल्ड V1। तो इसका आंसर आना चाहिए डोंट दे। क्या होगा, डोंट दे। तो इसका आंसर लगा दी 6वें का डी। समझ में आ गया सभी को, एपिस्ट्रोफ एस के बाद वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम्स बुक, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, बुक है। मोहन्स फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। कभी अगर देखिए जानबूझकर मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन उनमें कंफ्यूजन होता है। अगर आप रघु से करते तो गलत हो जाएगा, रघु से करते तो यहां पर एस रखता, हेट का क्या होता, हेट्स होता, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट पेरेंट्स है। तो क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन टैग के साथ में मैं ये क्लियर कराना चाहता हूं कि अपस्टॉप एस का जब भी हम यूज करें तो ये देख लें कि अपस्टॉप एस का यूज पहले तो हम लिविंग के लिए करते हैं, दूसरा अपस्टॉप एस के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, पहले वाला नहीं। और सेम अपोजिट होता है ऑफ। ऑफ का प्रयोग हम दो नॉन लिविंग नाउन को जोड़ने के लिए करते हैं, और ऑफ में सब्जेक्ट पहले वाला होता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ क्या होती है, एक प्रपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया हमको 6वें का डी। नेक्स्ट वन देखिए, ही वॉन्ट माइंड इफ आई यूज हिज नोटबुक। इसको बनाइए आप लोग, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ही वॉन्ट माइंड
वॉन्ट माइंड इफ आई यूज हिज नोटबुक। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता वो उसका यूज करेंगे डोंट। इसमें एक ऑप्शन और देना चाहिए था, बिकॉज नॉट गिवन। इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, आई यूज, इफ आई यूज हिज नोटबुक, तो इसका हो जाता डोंट आई। ये गलत है, डोंट आई ये गलत है। अब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, यदि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्लोज दिए गए हैं, कंजंक्शन और क्लोज में क्या अंतर है? कंजंक्शन जो होता है एक तरह से गोलियों की तरह है, जो बुलेट्स होती हैं, और जो क्लॉज है वो एक बंदूक की तरह होती है। तो हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, अदरवाइज सिंगल सेंटेंस को कंजंक्शन से आप कैसे ऐड करोगे? तो एक होता है कंपाउंड क्लॉज और एक होता है कॉम्प्लेक्स क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज कंपाउंड में भी होता है और कॉम्प्लेक्स में भी होता है, दोनों के पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो जब भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन टैग बनाना हो, किसका? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। किसका बनता है? प्रिंसिपल क्लॉज का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल या मेन क्लॉज एक ही बात है, या तो आप प्रिंसिपल बोलो या मेन क्लॉज बोलो। प्रिंसिपल या मेन क्लॉज की क्या पहचान है? ये कभी भी किसी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है। कौन? प्रिंसिपल या मेन क्लॉज किसी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है। कंजंक्शन से जो जुड़े होते हैं वो या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता या कोऑर्डिनेट क्लॉज होता, जैसे हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो मेन क्लॉज है, देखिए मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, उसकी क्या पहचान है? वो कभी किसी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता। अगर ये इफ से जुड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट हो गया तो इसका जब कंजंक्शन बनाएंगे तो हम मेन क्लॉज का बनाएंगे, तो कंजंक्शन आप इस वाले का बनाओगे, तो इसका आंसर होगा विल यू, विल ही। क्या होगा? विल ही। एक बार और आप कहोगे तो मैं ऐसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करा दूंगा आप लोगों को, बट आपको अच्छा लगना चाहिए तभी हम आगे और अच्छे, क्योंकि जनरली क्या होता है इजी क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे लगते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अगर इसमें ये ऑप्शन दिया होता तो आप इसको टिक कर देते, डोंट आई, क्योंकि आप तो इसका बना देते, बट जबकि ऐसा नहीं है। पता होना चाहिए दो प्रकार के। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लॉज कितने होते हैं, तो क्लॉज आप बोल सकते हो कि एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो जो क्लॉज होते हैं वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं डेफिनेटली। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी किसी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता, जिसे हम लोग फैन वॉइस के रूप में देखते हैं। फैन वॉइस मतलब एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब एंड, नॉर, और, है ना, सो एटसेट्रा। तो ये होते हैं फैन वॉइस, इनसे जुड़ा होता है। ये कभी भी किसी वाक्य के शुरुआत में नहीं आते, मतलब कोई भी वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है। जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में आते हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को कॉमा से जोड़ते हैं। चूंकि मैं कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन टैग में। और ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन डोंट आई होता, या हाँ डोंट आई होता, तो आप बिल ही लगाते कि डोंट आई लगाते, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जाता है। इसका सही आंसर होगा सातवें का बी, यानी ये प्रिंसिपल है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, और ये जो है वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया सभी को? प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट दिए गए हों। प्रिंसिपल पहचानने का केवल एक ही तरीका, एक ही व्यक्ति को प्रिंसिपल बोलते हैं, उसी को मेन क्लॉज बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है वो कभी किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है, और जो कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है वो प्रिंसिपल होता है। और क्वेश्चन टैग में आपको प्रिंसिपल या मेन क्लॉज का ही क्वेश्चन टैग बनाना है, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, आंट एलिजाबेथ वॉक्स वेरी फास्ट। जैसा कि बेसिक वे में हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा B5 दिया है, तो B5 का हम मतलब क्वेश्चन ऑप्शन पर भी ना जाएं तो इसका आंसर बनेगा, ये कोई मेल तो है नहीं, फीमेल है,
तो सी तो आ ही जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग को जरूरत होती है प्रोनाउन की। सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग को क्या चाहिए? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन फीमेल का सी होगा, मेल का ही होगा। अगर ये प्लूरल होता तो दे होता। तो इसका आंसर आएगा डजंट सी। तो डजंट सी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, है ना? कमेंट करके आप बता सकते हो कि प्रॉब्लम हो, मेरी स्पीड ज़्यादा हो या और बेसिक से पढ़ना हो तो मैं वापस से रिकॉल कर दूंगा, दूसरे वीडियोस बना दूंगा। लेकिन आपको पसंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए आप लोगों को। और मेरा ऑब्जेक्ट केवल यह है कि एग्जाम में जो आपकी मदद कर सकें, जो ऐसे क्वेश्चंस बताना है आगे। और मैं बहुत बेहतरीन सीरीज लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छी। और सभी बच्चों को पता है, ज़्यादातर तो जो पहले पढ़ते थे, तैयारी करते थे, कि हमारे क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, मनोज विल मैरी हर। ये मैरी, देखिए मैरी का मतलब होता है शादी करना। आपको मैं कंफ्यूज करना चाहता तो एक मैरी की स्पेलिंग ये भी हो सकती है MERRY। इसका मतलब होता है खुश रहना। हैप्पी इज द सिनोनिम, दिस इज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। ये हैप्पी का सिनोनिम होता है। सुना है आपने? बी मैरी, खुश रहो। बी मतलब होना, बी मैरी। तो ये मैरी वर्ब है। तो मनोज विल मैरी हर। क्वेश्चन टैग बनाना है। देखिए विल का क्वेश्चन टैग बनेगा वांट, और मनोज का प्रोनाउन ही। देखिए वांट ही, इसमें सी भी दिया है। अगर लड़की होती मनोज, है ना, तो सी हो जाता। तो आंसर क्या होगा? वांट सी। वांट सी इज राइट आंसर, सी आंसर है। मैरी क्लियर हो गया सभी को? MERRY मतलब एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोलोगे इसको? एडजेक्टिव। एक वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है, कैसे पहचाने कोई वर्ड नाउन है। उसकी बनावट के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर हम कैसे पहचाने कि वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है ना? जनरली जिन शब्दों के अंत में OUS आता है एज अ सफिक्स, वो एडजेक्टिव होते हैं। जिनके अंत में IUN आता है वो नाउन होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, है ना, या फिर करेजस, OUS आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो आंसर मिल गया 9th का सी। सी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 9 o'clock। ऑलवेज दिया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये वर्ब की 5th फॉर्म है। और वर्ब की 5th फॉर्म का क्वेश्चन टैग बनता है डजंट। और देख लीजिए प्रोनाउन ऑलरेडी जी गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोनाउन, तो सी तो दिया ही है। तो डजंट सी क्या आएगा आंसर? डजंट सी। अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को एफर्मेटिव। सीता गॉट मैरिड लास्ट मंथ। सीता गॉट मैरिड लास्ट, एक ही सेंटेंस है। 2 सेंटेंस होते तो विचार करते, सोचना पड़ता। एक ही सेंटेंस है, सीता गॉट मैरिड लास्ट मंथ। ये V2 है। सीता का प्रोनाउन सी होगा। और हमें पता है, हमने हमारा ये सेकंड वीडियो, दैट्स वाई आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा पहले वाले में। तो इसका होगा डोंट सी कि डिडंट सी। बताइए डोंट सी या डिडंट सी इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिडंट सी, बिकॉज V2 का नेगेटिव डिड नॉट होता है, B1 का डू नॉट होता है, B5 का डज नॉट। जब से मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ाना चालू किया है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जब वर्ब नहीं दी गई हो, क्योंकि क्वेश्चन टैग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। चाहे मॉडल वर्ब हो तो वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करती है, चाहे टेंस हो तो उसमें भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना? आपको पता होगा शायद, मैं कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी आपको बताता रहता हूँ वीडियो में। टेंस में और मॉडल वर्ब में क्या अंतर है? टेंस से रियल टाइम एक्शन का बोध होता है, जबकि मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होता है। उसमें संभावना, एबिलिटी, कैपेसिटी बताई जाती है। चलिए हम इस टॉपिक, इस पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11वें में हम देखेंगे सी गॉट मैरिड लास्ट मंथ। तो इसका V2 का नेगेटिव डिडंट होता है और सीता का सी होगा, तो आंसर आएगा सी, डिडंट सी। ठीक है, 11वें का क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। समथिंग हैपेंड एट रानीज हाउस दिस मॉर्निंग। रानीज हाउस दिस मॉर्निंग, आज सुबह कुछ हो गया है। हैपेंड का मतलब घटित होना। ठीक है, तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, जितने भी थिंग होते हैं उनका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में इट होता है। वैसे भी प्रोनाउन इट ही होगा उसका। और समबडी, एनीबडी, नोबडी हो तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? दे। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया था।
अगर कहीं लिखा हुआ है somebody तो इसका प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग में दे। जनरल सेंटेंस में ही लिखेंगे उसका, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? दे। लेकिन समथिंग दिया हुआ है, नथिंग दिया हुआ है, तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे आप? हमेशा इट। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का प्रोनाउन इट होगा। क्योंकि समथिंग और नथिंग में अंतर इतना है कि समथिंग अफर्मेटिव है और नथिंग नेगेटिव है। तो नथिंग लिखा होता तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता, बट चूंकि समथिंग लिखा हुआ है तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए ये हैपेंड B2 है और B2 का हमें पता है डिडंट होना चाहिए, तो डिडंट ढूंढिए, डिडंट। और समथिंग का प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा, तो इट देखिए, डिडंट इट। 12वें का बी, 12वें का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट वन देखिए, इट इज क्वाइट डार्क, इट इज क्वाइट डार्क। तो डजंट मैटर, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है, तो इजंट इट हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका? इजंट इट। इट का प्रोनाउन इट ही होता है, इट का इट ही होता है, इजंट इट। ठीक है, 13th का बी आएगा। 14, यू डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग, यू डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग। दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी नेगेटिव। हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिख रही है। ये डिडंट हैव, यू डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग, तो बनेगा इसका डिड यू। इसका आंसर होगा डिड यू, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। तो इसका आंसर है 14th का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। देखिए ही विल हेल्प यू का आंसर क्या होगा? ये सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोनाउन है, कोई इशू नहीं है। विल का नेगेटिव हमने देखा था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था उसमें एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें पूरे जितने भी 24 वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं वो बना के दिखाए थे आपको। टोटल वर्ब की संख्या 24 होती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जनरली 11 होती हैं और बिलट सेल को मिला के 13 होती हैं। फिर उधर 2 कम हो जाएंगे मॉडल वर्ब्स, क्योंकि मॉडल वर्ब्स की संख्या होती है 13, है ना। 10 मेन वर्ब होती हैं, मतलब एब्सोल्यूट होती है, 3 सेमी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो देखिए ही विल हेल्प यू, तो इसका आंसर आएगा वॉन्ट ही, वॉन्ट ही। देखिए वॉन्ट यू भी दिया है, अगर यही ऐसा होता हेल्प यू या हेल्प देम तो इसका आंसर हो जाता वॉन्ट यू, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर हेल्प हिम ऐसा, तो हेल्प हिम, तो इसका आंसर होता वॉन्ट यू। बट ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना। बट यहां पे लिखा है ही विल, तो इसका आंसर होगा पहला वाला ए। 15 का ए आएगा, वॉन्ट ही। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। यू जस्ट कांट गेट ऑन विद योर फ्रेंड्स, जस्ट कांट गेट, दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो बहुत ईजी है। कांट गेट तो कैन हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा कैन यू। 16 का आंसर होगा सी, कैन यू। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन टैग बहुत इजी टॉपिक होता है, हम क्यों पढ़ें, क्वेश्चन टैग में क्या है, हमें बन जाएगा। नहीं, कुछ प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। और भी हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स लेके आएंगे, सभी सीरीज लेके आऊँगा, हर क्वेश्चन की सीरीज आपके पास आएगी धीरे धीरे करके। मैं सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ही डिडंट रिकग्नाइज, तो डिड ही हो जाएगा इसका आंसर। 17 का आंसर आएगा डिड ही, डिड ही। He had lived in London for 10 years. He had lived in London for 10 years. It means that अब नहीं रहता, वो लंदन में रहता था पहले। अच्छा, लंदन में अभी भी नहीं रहता, वो 10 साल रहा, बस इसका मतलब ये हो रहा है वो 10 साल लंदन में रहा। ये पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट में कोई एक्शन पास्ट में ही खत्म हो जाता है। तो 4 10 या ड्यूरेशन बता रहा है, ही हैड लिव्ड, तो इसका आएगा हैडंट ही, हैडंट ही। कौन सा वाला आंसर है? 18th का सी आएगा, हैडंट ही। चलिए नोबडी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पर ही डिस्कस किया था, नोबडी अपने आप में नेगेटिव होता है, समबडी अफर्मेटिव होता है। जब भी वन और बड़ी आते हैं इनका प्रोनाउन दे होता है, और समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आते हैं तो इनका प्रोनाउन इट होता है। तो ठीक है,
nobody in that office team, in that office team। देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट इसमें nobody ही है। ये भी देख लीजिए, कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है हमारा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बीच में एक प्रपोजिशन लगा देते हैं और उधर का प्रपोजिशन के बाद जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट रख देते हैं, लगता है कि सब्जेक्ट है, जबकि वो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होता, वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो प्रपोजिशन के पहले वाला शब्द होता है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो नोबडी है। तो अब हमें सब्जेक्ट मिल गया है और हैड मच इन कॉमन, क्योंकि यहां पर ये V2 की तरह यूज किया जा रहा है। हेड क्या है? V2। आपको पता होना चाहिए, देखिए ये जो हैज है ये कहलाता है V5, ये हैव है ये कहलाता है V1 और जो हेड है वो होता है V2। देख लीजिए, सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेन, आई हैव अ बुक या दे हैव अ बुक, है ना, और ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो nobody in that office team had much in common। तो B2 का हमें पता है कि जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो did not बनता है, B2 का क्या बनेगा? did not, और nobody का क्या होगा? they। तो चूंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही नेगेटिव है, तो इसका आंसर होना चाहिए did they, क्योंकि didn't they बनाओगे तो गलत हो जाएगा। दे तो इसके बदले में आ गया, देखिए इसके बदले में आपने क्या लिख दिया? दे। नोबडी के बदले में हमने लिखा दे, ठीक है, और हेड के बदले में क्या लिख दिया आपने? डिड। डिड नॉट लिखते वैसे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा डी वाला, डिड दे। 19 का आंसर होगा डिड दे, ठीक है। आप लोग अपना बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करें। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, मुझे पता है कि बच्चों के बेसिक में प्रॉब्लम आती है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होने पर चाहे हम कितना ही पढ़ लें, जब तक हमें ये नहीं पता किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कितनी होती, वर्ब क्या काम करती है, तब तक हम लोग पैसिव वॉइस नरेशन पढ़ पढ़ के ख़त्म करते रहेंगे, लेकिन हमें बनेंगे नहीं। आप अगर उनको बनाना चाहते हैं तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे अलग अलग दिखें कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप डिमांड करते हैं, तो मैं आगे ऐसे वीडियोस भी बना के डाल दूंगा जिसमें हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। द पैसेंजर्स, देखिए पैसेंजर्स जो है वो प्लूरल है और इसका जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा। लॉस्ट ऑल देयर बैगेज, आपको पता है ये बैगेज जो है वो ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, जैसे लगेज है, बैगेज है, स्टम्पेज है, पोस्टेज है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और देयर, नहीं तो कभी कभी इसकी भी एरर आ जाती है, बैगेजेस है ना, ऑल देयर। अच्छा देयर ऑल होगा कि ऑल देयर होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये ऑल जो है ना, ये पहले आता है पजेसिव एडजेक्टिव के और देयर बाद में आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। इन जो है वो प्रपोजिशन है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, और प्लेन है ना, प्लेन क्रैश। कई बार हम 3 वर्ड लिख देते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज ना हो, ये प्लेन, ये प्लान और ये प्लेन, ये नाउन वर्ब दोनों, ये नाउन है और ये मैदान होता है प्लेन, PLANE प्लेन, ठीक है। हम तो अपने क्वेश्चन पर ही आते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टैग। तो ठीक है, लॉस्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, और हमें पता है कि V2 का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिडंट होता है। फोनेटिक्स में इसको डिंट पढ़ते हैं, बाकी हम लोग अपनी भाषा में डिडंट ही पढ़ें। तो डिडंट दे, तो डिडंट दे आंसर होगा डिडंट दे। तो 20 का जो आंसर है वो 20 का बी। देखिए द पैसेंजर्स लॉस्ट ऑल देयर बैगेज इन द प्लेन क्रैश। जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उनका सभी जो बैगेज था वो प्लेन में ही रह गया, खो गया, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा वी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, यू आर वॉचिंग अ सॉप ओपेरा, यू आर वॉचिंग अ सॉप ओपेरा। तो आर का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में नेगेटिव, अरंट क्या होगा, अरंट, और यू का यू हो जाएगा, तो अरंट यू, इसका आंसर आएगा अरंट यू। देखिए यू आर वॉचिंग अ सॉप ओपेरा, तो अरंट यू। द राइट आंसर 21 का डी होगा अरंट यू। डॉग्स लव मीट, दिस इज अ नेचुरल फैक्ट, क्योंकि 2 तरह के जीव होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी जनरली, या फिर कार्निवोरस भी होते हैं, ओमनिवोरस भी होते हैं, और कैनिबल भी होते हैं, और हर्बीवोरस होते हैं, है ना, सभी तरह के होते हैं। तो डॉग्स कैसे होते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस
वॉरस। तो ठीक है, ये 1 वर्ड्स में पूछे जाएंगे, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, जो वोकैबुलरी के सेगमेंट में आएगा। तो डॉग्स लव मीट, मीट की स्पेलिंग सही है ना, ठीक। तो डॉग्स लव मीट, दिस इज कॉल्ड V1, ये V1 है। अब V1 का नेगेटिव बताइए क्या होगा, डोंट, और डॉग्स का प्रोनाउन दे, अगर डॉग होता तो इट, तो डोंट दे, डॉग्स लव मीट का आंसर होगा डोंट दे, डोंट दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 23, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द प्रोजेक्टर बिफोर यू लीव द क्लास, डोंट फॉरगेट टर्न ऑफ द प्रोजेक्टर बिफोर यू लीव द क्लास। चलिए सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया है जस्ट, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द प्रोजेक्टर बिफोर यू लीव द क्लास। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, है ना, क्योंकि अभी पढ़ाया है। इसमें देखिए बिफोर जो है वो एक कंजंक्शन है, बिफोर क्या है, कंजंक्शन है, और ये कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिफोर बीच में आया हुआ है, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन टैग कहे, क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, तो इसका बनाएंगे आप क्वेश्चन टैग, और इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आया हुआ है, मैंने अपने से नहीं बनाया, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बड़े चैलेंजिंग होते हैं करने में। मिडिल स्कूल टीचर मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ सबको पता है, टर्न ऑन का मतलब स्टार्ट करना, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, है ना, टेक ऑफ, टेक, टर्न ऑफ, टर्न डाउन एटसेट्रा, द प्रोजेक्टर। तो अगर इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो बिफोर यू लीव द क्लास का नहीं बनेगा, इसका बनेगा। जो पहला वाला सेंटेंस है वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे अपन बनाते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइज, क्या बनेगा, विल यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो क्या बनेगा, विल यू, और ओपन द डोर, वांट यू, तो इसका आंसर आएगा विल यू, क्या आंसर आएगा इसका, विल यू। 23 का आंसर विल यू, ये अभी पढ़ा है हमने, मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूं। दो सेंटेंसेस यदि कंजंक्शन से जुड़े हैं तो उनमें आपको ये ढूंढना है कि प्रिंसिपल कौन सा वाला है, जो प्रिंसिपल होगा उसी का क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, ठीक। जैसे इफ है, अनलेस है, एटसेट्रा। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द प्रोजेक्टर बिफोर यू लीव द क्लास, इसका आंसर होगा विल यू। नेक्स्ट वन देखिए, इट रेन दिस मॉर्निंग, ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं कर देंगे आप लोग, V2 दिख रहा है, V2 है, इट रेन दिस मॉर्निंग, आज सुबह बारिश हुई है, आज तो नहीं कल तो हुई थी डेफिनेटली, इट रेन दिस मॉर्निंग, तो ठीक है, इसका आंसर होगा V2 का नेगेटिव डिडंट होता है और इट का इट हो जाएगा, तो डिड इट नहीं होगा, डिडंट इट होगा, क्या होगा आंसर, डिडंट इट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैना वांटेड टू गो फॉर एन आउटिंग विद हर क्लास फ्रेंड्स, कितने सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, बोलेंगे क्यों, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका इन्फिनिटिव है, कभी भी दो वर्ब साथ में नहीं आती, जैसे आई वॉन्ट स्पीक, इंग्लिश, ये दिया हुआ है, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, ये गलत है। दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमें इन्फिनिटिव की जरूरत होती है, या तो कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इन्फिनिटिव से, लेकिन वर्ब को लगातार नहीं रखा जाता है, तो हम इसमें लगा देंगे बीच में टू, तो इसमें ये कहलाएगी मेन वर्ब और ये कहलाएगी एडवांस या इन्फिनिटिव वर्ब, इसको कहेंगे हम लोग इन्फिनिटिव, क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव, और ये हो गई मेन वर्ब। आई वांट टू, क्या होगा, वांट टू। इसी तरह से नैना वांटेड, V2 है ये, टू गो फॉर, तो अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो मेन वर्ब का बनता है, इन्फिनिटिव का नहीं बनेगा, है ना। तो V2 का नेगेटिव क्या होगा, डिडंट, और नैना का क्या होगा, सी, तो डिडंट सी, तो इसका आंसर आएगा नैना वांटेड टू गो फॉर एन आउटिंग विद हर क्लास फ्रेंड्स, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, टू गो फॉर एन आउटिंग विद प्रपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, और ये इन्फिनिटिव है, ये उसका प्रपोजिशन है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डिडंट सी, 25 का आंसर है डिडंट सी, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, राइज एकेडमी
पिछले 10 से 15 सालों से, मतलब मैं तो 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ। राइज एकेडमी जो है वो भंवरकुआ पर सुंदरम कॉम्प्लेक्स में पिछले 12 सालों से रनिंग कर रही है। तो हमारा लंबा एक्सपीरियंस है टेस्ट पेपर बनाने में। व्यापम के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमारे एक्सपीरियंस में हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पटवारी को लेके या वन रक्षक को या जेल प्रहरी को लेके हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। हमने अपने नोट्स भी तैयार किए हैं कुछ, जो जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके। और आपको कोई भी मतलब डाउट्स हो या प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए, बताइए हमें, है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू।